नमस्कार साथियों, मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है स्विमिंग पूल और इसके लेखक हैं असगर वजाहत जी। इस कहानी को भी MHD 11 के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन इसके अंदर जो संदर्भ है वह बहुत गहरा है। असगर वजाहत की कहानी स्विमिंग पूल कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, खासकर लेखक की सामाजिक राजनीतिक दृष्टि और कहानी कला का जो मिला जुला रूप स्विमिंग पूल में उभरा है वह कहानी और कहानीकार को समझने में हमारी मदद करता है। ये कहानी न तो बेहद बड़ी है और न ही बेहद छोटी है। इसके जो संकेत और प्रतीक हैं उसको ग्रहण न किया जा सके ऐसा भी नहीं है। अगर थोड़ी गहराई से हम पढ़ेंगे तो हम इसके संदर्भ को, इसकी गहराई को समझ सकते हैं। इस प्रकार से स्विमिंग पूल प्रतीकात्मक कहानी का एक अच्छा मॉडल हम कह सकते हैं। इस कहानी को वजाहत जी ने परंपरागत पद्धति से नहीं लिखा है। असगर वजाहत वैसे भी अपनी कहानियों में कहानी के आकार प्रकार की निश्चित रूढ़ियों को तोड़ने में गहरी रुचि लेते रहे हैं। जो पाठक उनकी कहानियों से परिचित हैं, उनको पूरी तरह से पढ़ते हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने अगर बहुत लंबी कहानियाँ लिखी हैं जिनमें घटनाओं और चरित्रों के एक एक पेज को खोला भी है, तो हितोपदेश शैली में 4 या 6 पंक्तियों की कहानियाँ भी लिखी हैं। यानी कि कहीं तो वो बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ लिखते हैं, कहीं पर बहुत छोटी छोटी कहानियाँ 4 से 6 पंक्तियों की कहानियाँ भी लिख रहे हैं। गौरतलब यह है कि असगर न तो अपनी लंबी कहानियों को लंबी कहानी कहते हैं और न छोटी कहानियों को लघु कथा। उनके लिए कहानी बस कहानी है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो। उसका अपना एक कथानक है, अपना एक उद्देश्य है, वो स्पष्ट होना चाहिए। उसकी लंबाई से या उसके कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस कहानी में कुल 3 पात्र हैं, वाचक, उसकी पत्नी और VIP। स्थूल रूप से इस कहानी का कथानक इस प्रकार से है। वाचक के घर के सामने नाला बहता है जो बदबू और गंदगी का भंडार है। अनेकों शिकायतों, संपर्कों और विज्ञापनों के बावजूद वह नाला साफ नहीं होता है। इसी बीच VIP का वाचक के घर जाना होता है, जहां वाचक की पत्नी उनसे नाले की शिकायत करती है और शीघ्र अतिशीघ्र साफ करवाने का वादा लेकर ही चैन की सांस लेती है। किंतु इस आश्वासन के बावजूद नाला नहीं साफ होता और एक दिन नाले में जैसे जमाने की खुशियाँ, जमाने की आब और जमाने के सपने डूबते नजर आते हैं। ये कहानी का मूल रूप से हम संदर्भ कह सकते हैं, मूल रूप से कहानी का सार कह सकते हैं। जब तक हम पूरी कहानी को नहीं पढ़ते तब तक कहानी हमारे सामने पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होती है। इसकी बहुत सारी परतें होती हैं और कहानी का जो प्रतीकात्मक अर्थ है वो तभी हम समझ पाते हैं जब कहानी को विस्तार से हम पढ़ लेते हैं। आइए कहानी को विस्तार से पढ़ते हैं और कहानी की शुरुआत कुछ इन पंक्तियों से होती है। मुझे लग रहा था कि जिसका मुझे डर था वही होने जा रहा है और अफसोस यह है कि मैं कोशिश भी करूं तो उसे रोक नहीं सकता। मैंने कई प्रयत्न किए कि पत्नी मेरी तरफ देख ले ताकि इशारे ही इशारे में उन्हें खामोश रहने का इशारा कर दूं, लेकिन वे लगातार VIP से बातें की जा रही थी। मेरे सामने कुछ दूसरे अतिथि खड़े थे जिन्हें छोड़कर मैं एकदम से पत्नी और VIP की तरफ नहीं जा सकता था। प्रयास करता हुआ जब तक मैं वहां पहुंचा तो पत्नी VIP से उसी के बारे में बात कर रही थी। किसके बारे में बात कर रही थी? नाले के बारे में। धारा प्रवाह बोल रही थी। मैं शर्मिंदा हुआ जा रहा था। जब मुझसे खामोश नहीं रहा गया तो बोला, अरे छोड़ो, ठीक हो जाएगा। पत्नी गुस्से में बोली, आपको क्या है, सुबह घर से निकल जाते हैं तो रात में ही वापस आते हैं। जो दिन भर घर में रहता हो उनसे पूछिए कि उन पर क्या गुजरती है। यह कहकर पत्नी फिर उसके बारे में शुरू हो गई। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि पत्नी पागल नहीं तो हद दर्जे की बेवकूफ़ जरूर है, जो इतने बड़े महत्वपूर्ण और प्रभावशाली VIP से शिकायत भी कर रही है। तो ये कि देखिए, हमारे घर के सामने नाला बहता है, उसमें से बदबू आती है, उसमें सूअर लौटते हैं, उसमें आसपास वाले भी निगाह बचाकर गंदगी फेंक जाते हैं, नाले को कोई साफ नहीं करता। सैकड़ों बार शिकायतें दर्ज कराई जा चुकी हैं। एक बार तो किसी ने मरा हुआ इतना बड़ा चूहा फेंक दिया था, वह पानी में फूलकर आदमी के बच्चे जैसा लगने लगा था। ये सच है कि हमने घर के सामने वाले नाले की शिकायतें सैकड़ों बार दर्ज कराई हैं, लेकिन नाला साफ कभी नहीं हुआ, उसमें से बदबू आना कम नहीं हुई। जब हम लोग शिकायतें करते करते थक गए तो ऐसे परिचितों से मिले जो इस बारे में मदद कर सकते थे, यानी कुछ सरकारी कर्मचारी या नगर पालिका के सदस्य या और दूसरे किस्म के प्रभावशाली लोग। लेकिन नाला साफ नहीं हुआ।
हमारे यहाँ जो मित्र लगातार आते हैं वे नाला सफाई कराने संबंधी पूरी कार्रवाई से परिचित हो गए हैं। सब जानते हैं कि इस बारे में उपराज्यपाल को 2 रजिस्टर्ड पत्र जा चुके हैं। इसके बारे में एक स्थानीय अखबार में फोटो सहित विवरण छप चुका है। इसके बारे में महानगर पालिका के दफ्तर में जो पत्र भेजे गए हैं उनकी फाइल इतनी मोटी हो गई है कि आदमी के उठाए नहीं उठती, आदि आदि। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं असगर जी यहाँ पर व्यंग कर रहे हैं, पूरे के पूरे सरकारी तंत्र पर व्यंग कर रहे हैं कि किस तरीके से जो शिकायतें की जाती हैं वो सिर्फ फाइलों में दबकर रह जाती हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। और जहाँ ये जो हमारे वाचक हैं इनके घर के सामने जो नाला है जो बहुत ही बदबूदार है, जो बहुत ही भयानक स्थिति में है, बार बार शिकायतें करने पर भी साफ नहीं हो रहा है, तो इनके घर में जो भी रिश्तेदार आता है तो सारी बातें नाले की बदबू और नाले की समस्या के समाधान के आसपास घूमती रहती है। तो इनके रिश्तेदारों को भी पता लग गया है कि क्या क्या कार्रवाई की जा चुकी है। वीआईपी को घर बुलाने से पहले भी मुझे डर था कि पत्नी कहीं उनसे नाले का रोना न लेकर बैठ जाए। तो यहाँ पर जो वाचक है वो परेशान है अपनी पत्नी से कि वो शिकायत कर रही हैं और जो वीआईपी हैं वो बहुत बड़े अधिकारी हैं। तो लेकिन पत्नी के सामने तो ये हर रोज़ की समस्या है और पत्नी का मानना है कि जो इस घर में रहता है वही इस समस्या से रूबरू हो सकता है। तो वो किसी न किसी तरीके से उसको एक मौका मिल गया है कि हमारे घर पर जब इतने बड़े अधिकारी आए हैं तो हो सकता है वो इस समस्या का समाधान जरूर निकाल दें, जिसके बारे में हम इतनी शिकायतें करने के बाद भी हम समाधान नहीं निकाल पाए हैं। क्योंकि मैं उनकी मानसिक हालत समझता था, इसलिए मैंने उन्हें समझाया कि देखो नाला वाला छोटी चीज़ें हैं, वह वीआईपी के बाएं हाथ का भी नहीं, आँख के इशारे का काम है। तो यहाँ पर इस पंक्ति को आप ध्यान से देख सकते हैं, कितना बड़ा व्यंग यहाँ पर छुपा हुआ है, कितना बड़ा प्रतीकात्मक अर्थ यहाँ पर लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है कि वह वीआईपी के बाएं हाथ का ही नहीं, आँख के इशारे का काम है। अगर बड़े बड़े अधिकारी चाहें तो किसी भी काम को चुटकियों में हल कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं हैं। मजबूरन मुझे भी वीआईपी के सामने हाँ हूँ करनी पड़ रही थी। आखिरकार वीआईपी ने कहा कि ये चिंता करने की कोई बात नहीं है। वीआईपी के आश्वासन के बाद ही पत्नी कई सालों के बाद ठीक से सो पाई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पत्नी की कितनी बड़ी चिंता थी नाले की समस्या, और जब वीआईपी ने अपने मुंह से कह दिया कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसका हल हो जाएगा, तो बहुत सालों के बाद उसकी चिंता कहीं ना कहीं कम हो गई और वो आराम से सुकून की नींद सो पाई। उन्हें दोस्तों और मोहल्ले वालों ने बधाई दी कि आखिर काम हो ही गया। इतने बड़े अधिकारी ने जब आश्वासन दिया है तो काम तो पूरा हो ही जाना है। वीआईपी के आश्वासन से हम लोग इतने आश्वस्त थे कि 2-3 महीने तो हमने नाले के बारे में सोचा ही नहीं, उधर देखा ही नहीं कि भी समस्या का समाधान तो उन्होंने कर ही देना है। नाला हम सबको कैंसर के उस रोगी जैसा लगता था जो आज ने मरा तो कल मर ही जाएगा, कल ने सही तो परसों, पर मरना निश्चित है। धीरे धीरे नाला हमारी बातचीत से बाहर हो गया, यानी कि समस्या का समाधान सिर्फ आश्वासन के आधार पर हमने मान लिया कि हो ही जाएगा, और अब लोगों की बातचीत का विषय वो नाला नहीं रहा। जब कुछ महीने गुजर गए तो पत्नी ने महानगर पालिका को फ़ोन किया। वहाँ से उत्तर मिला कि नाला साफ़ किया जाएगा। फिर कुछ महीने गुजरे, नाला वैसे का वैसा ही रहा। पत्नी ने वीआईपी के ऑफिस फ़ोन किए, वे इतने व्यस्त थे, दौरों पर थे, विदेशों में थे कि संपर्क ही नहीं हो सका। महीनों बाद जब वीआईपी से संपर्क हुआ तो उन्होंने बहुत आत्मविश्वास से कहा कि काम हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन ये उत्तर मिले 6 महीने बीत गए थे तो पत्नी के धैर्य का बांध टूटने लगा। वे मंत्रालय से लेकर दीगर दफ्तरों के चक्कर काटने लगी, इस मेज से उस मेज तक, उस कमरे से इस कमरे तक। सिर्फ हाँ 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 जैसे आश्वासन मिलते रहे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। एक दिन जब मैं ऑफिस से लौटकर आया तो पत्नी ने बताया कि उन्होंने नाले में बहुत से फल बहते देखे हैं। मैंने कहा किसी ने फेंके होंगे। इस घटना के 2-4 दिन बाद पत्नी ने बताया कि उन्होंने नाले में किताबें बहती देखी हैं। ये सुनकर मैं डर गया, लगा शायद पत्नी का दिमाग हिल गया है, लेकिन पत्नी नॉर्मल थी। फिर तो पत्नी ही नहीं, मोहल्ले के और भी लोग नाले में तरह तरह की चीज़ें बहती देखने लगे। किसी दिन जड़ से उखड़े पेड़, किसी दिन चिड़ियों के घोंसले, किसी दिन टूटी हुई शहनाई। तो यहाँ पर ये सिर्फ व्यंग नहीं है, बल्कि यहाँ बहुत गहरे अर्थ छुपे हुए हैं व्यंग के साथ साथ, और सिर्फ हंसी मजाक की बात नहीं है। तो यहाँ पर जो उखड़े हुए पेड़ हैं, चिड़ियों के घोंसले हैं, टूटी हुई शहनाई है, ये बहुत गहरे अर्थ लेकर इस कहानी में हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं। एक दिन बहुत देर रात से घर आया तो पत्नी बहुत घबराई हुई लग रही थी। बोली, आज मैंने वीआईपी को नाले में तैरते देखा था। वे बहुत खुश लग रहे थे, नाले में डुबकियां लगा रहे थे, हंस रहे थे, किलकारियां मार रहे थे
उछल कूद कर रहे थे, जैसा लोग स्विमिंग पूल में करते हैं। और इन्हीं व्यंग्यात्मक और प्रतीकात्मक गहरे अर्थ लिए ये पंक्तियाँ यहाँ पर इस कहानी को समाप्त कर देती हैं। लेकिन हमेशा की तरह मैं यही कहूँगी कि कहानी हमारे मन पर बहुत सारे सवाल छोड़कर जा रही है और आसपास की जो समस्याएं हैं उसको हम इसके साथ जोड़कर देख सकते हैं। कोई भी छोटा सा काम हमें करवाना है और सरकारी तरीके से करवाना है तो उसके लिए इतना समय लगता है कि व्यक्ति कभी कभी अपनी समस्या को भूल ही जाता है कि मुझे इसको पूरा करवाना भी था, इसका समाधान भी ढूंढना था। और कुछ ऐसा ही वाचक और उसकी पत्नी के साथ होता है। इतनी लंबी चौड़ी मेहनत के बाद, इतने बड़े आश्वासन के बाद, और अंत में वो हंस रहे हैं, अपनी समस्या को ही उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि इसका समाधान तो नहीं हो सकता, फिर हम अपने जीवन के सुकून को क्यों हम इस तरह से बर्बाद करें, क्यों ना हम इस स्विमिंग पूल के बहाने ही हंस लेते हैं। तो अंत में आप देख सकते हैं पत्नी को वीआईपी साहब ही नाले में तैरते हुए दिखाई देते हैं। तो ये सिर्फ हंसी मजाक के तौर पर पत्नी नहीं कहती है, बल्कि ये बहुत बड़ा व्यंग करती है कि इतने बड़े अधिकारी इतना बड़ा आश्वासन देने के बाद भी और इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद भी कार्य कुछ भी नहीं करते हैं। और राजनीति में भी हम देख सकते हैं जो नेता होते हैं चुनावी दौर में कितने बड़े बड़े वादे करते हैं और जैसे ही चुनाव समाप्त होता है, कुर्सी मिल जाती है, सारी समस्याएं कहीं ना कहीं गायब हो जाती हैं। उनको लगता है कि देश में कोई समस्या ही नहीं है, मैं नेता बन गया हूँ, मुझे सत्ता मिल गई है, मेरी सारी समस्याएं हल हो गई है, मेरा स्वार्थ पूरा हो गया है और अब मुझे आसपास की जनता की समस्याओं के बारे में सिर्फ झूठे आश्वासन देने हैं, जैसा कि वीआईपी देते हैं, जैसा कि बड़े बड़े अधिकारी देते हैं, और फाइलों के माध्यम से एक लंबी प्रक्रिया के माध्यम से जनता को उलझा कर रखना है। वो उलझती रहेगी, समस्याओं में जीती रहेगी, हमारा कुछ नहीं होने वाला है। और यही सोच आसपास की राजनीति में, आसपास के सामाजिक तंत्र में हम देख सकते हैं। आज की इस कहानी में बस इतना ही। आपको कहानी कैसी लगी, आप इसके विषय में क्या सोचते हैं, अपने विचार हमारे साथ साझा करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, कुछ नए विचारों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।